आज का हमारा ये वीडियो जो हम ये रिपोर्ट पेश कर रहे हैं आपके सामने, इसमें बहुत सारे मामला के बारे में हम जानकारियाँ देंगे आपको। और ये दुनिया भर से बड़ी अहम जो खबरें हैं उस पर यहाँ बात होगी। भारत के प्रधानमंत्री अभी यूरोप के दौरे पर गए थे, फिर अमेरिका गए थे। इसी दौरान तुर्की के प्रेसिडेंट, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिर पाकिस्तान पहुंचे। बड़ी चीज़ें एकदम बड़ी रफ्तार से हो रही हैं इस वक्त। भारत में महाकुंभ के अंदर भगदड़ मची, कई बार आग लग चुकी है वहां पर। फिर दिल्ली के अंदर न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ हुई, 18 लोग वहां भी जान से गए। साथ ही एक बड़ा मसला गाजा का अभी दरमियान में है, फिर यूक्रेन की जंग है। तो दुनिया में बहुत सारे मामला तय हो रहे हैं बड़ी स्पीड के साथ, और बेचैनी भी देखी जा रही है। लेकिन दुनिया में 56 ऐसे पॉइंट्स हैं या क्लैश मौजूद है मुल्कों के दरमियान, जहां झगड़े मौजूद हैं, लड़ाइयां चल रही हैं 56 जगह पर, जिसमें 90 से ज़्यादा मुल्क शामिल हैं पूरी दुनिया में। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि हम जिस दुनिया में हैं वहाँ किस तरह के हालात हैं। इसमें जो ताकतवर मुल्क हैं, ताकतवर लोग हैं, वो अपने तरीके से रूल करते हैं और दुनिया को उनके पीछे पीछे चलना पड़ता है। ट्रंप के हुकूमत में आने के बाद अमेरिका का जैसे ही वो राष्ट्रपति बने, एक तरह से पूरी दुनिया में भूचाल सा आया हुआ है। लोग डरे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका गए, वहां से वापस आए, साथ साथ भारतीय जो वहां रह रहे थे गैर कानूनी तरीके से, उनको लेकर के भी जहाज अमृतसर आ गया। अब यह जहाज अमृतसर क्यों आया, इस पर बात हो रही है। वो गुजरात में आ सकता था, अहमदाबाद में, मुंबई आ सकता था, लखनऊ के एयरपोर्ट पर लैंड कर सकता था। ये अमृतसर क्यों आ रहे हैं? हम जो बात शुरू करेंगे तो इस रिपोर्ट में हम बहुत सारी बातें यहाँ पर करेंगे। देखिए, अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिकी प्रेसिडेंट ने बहुत सारे मुल्कों पर टैरिफ आयद कर दिया है, जैसे भारत भी है। ब्लूमबर्ग की स्टोरी है, उसके मुताबिक इस टैरिफ का जो 25% उन्होंने स्टील पर लगाया है दुनिया भर के मुल्कों में, उसका सबसे ज़्यादा असर भारत पे होगा, उसके बाद यूरोपियन यूनियन के मुल्कों पर, और फिर बाकी दुनिया के मुल्कों पर। हम बात करेंगे जेडी वेंस की। जेडी वेंस अमेरिकी उपराष्ट्रपति, वो पहुंचे हुए थे अभी यूरोप। एक हफ्ते का लंबा तवील उनका दौरा था। एक हफ्ते में उन्होंने मुख्तलिफ मुल्कों के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात की, वहाँ की जो अहम शख्सियतें थी उनसे मुलाकात की, और फिर वो म्यूनिख डिफेंस जो कॉरपोरेशन है उसकी मीटिंग में शामिल हुए। अब जेडी वेंस ने जो बात वहाँ कह दी, उसके बाद यूरोप में बड़ी परेशानी बढ़ गई है। उन्होंने म्यूनिख कॉन्फ्रेंस में बोला यूरोप के मुल्कों के राष्ट्राध्यक्षों को कि आपको अमेरिका से डरने की जरूरत नहीं है, आपको चीन से डरने की जरूरत नहीं है, आपको रूस से डरने की जरूरत नहीं है। आप डरिए अपने मुल्क की आवाम से। आप अपने मुल्क की आवाम के जो पैसे हैं वो जंगों पे खर्च कर रहे हैं, बेवजह कुछ ना हासिल होने वाली जंगों में खर्च कर रहे हैं, टैक्स पेयर्स का पैसा। और यहाँ पर महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ी हुई है। आप अपने अवाम पर पैसा खर्च करिए, वरना ये अवाम आपको हुकूमत से हटा देगी। उन्होंने वहां कहा कि आपके यहाँ पर यूरोप के मुल्कों में फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, आप बोलना नहीं देते लोगों को, विपक्षी पार्टियों को आप बैन कर देते हैं, उनके लीडर्स को गिरफ्तार करके जेलों में डाल देते हैं। फिर उन्होंने बहुत अहम मुलाकात की
जर्मनी की अपोजिशन लीडर से, जो राइट आर्म थॉट की है, दाएं बाजू की, और वो ट्रंप को बहुत पसंद करती हैं, ट्रंप को फॉलो करती हैं, और प्रेसिडेंट पुतिन को भी बहुत पसंद करती हैं वो। तो रशिया है। जेडी वेंस ने, अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने मुलाकात की इनसे, और वो लीडर मुमकिन है अभी चुनाव होने जा रहे हैं जर्मनी में, तो हो सकता है वो चुनाव जीत करके जर्मनी की प्रेसिडेंट बन जाए, और वो पूरी तरह से प्रो रशिया है, प्रो पुतिन है, प्रो ट्रंप है। अब यूरोप के मुल्कों में बड़ी परेशानी है। नेटो की जंग को लेकर के उन्होंने कहा कि आप लोग इतनी लंबी जंग लड़ रहे हो, पैसा खर्च कर रहे हो, और रशिया से तो कोई खतरा है नहीं यूरोप को, आप ये जंग कर क्यों रहे हैं? प्रेसिडेंट पुतिन ने नेटो के लिए कह दिया कि हमें नेटो की जरूरत नहीं है, और आपको अगर हमसे सिक्योरिटी करानी है यूरोप के मुल्कों को, तो हमें पैसा दें आप सुरक्षा का, और हम नेटो से अलग हो रहे हैं। उन्होंने कई सारी जो चीज़ें थी वो बिल्कुल, देखें 1947 का जो वर्ल्ड ऑर्डर था वो यहाँ पर गिरने जा रहा है, पूरी तरह से गिरने जा रहा है, सारी चीज़ें तब्दील होने जा रही हैं, बड़े बड़े जो इदारे हैं वो ख़त्म होने वाले हैं। ट्रंप ने यूएस एड ख़त्म कर दी, मुख्तलिफ मुल्कों को बहुत पैसा अमेरिका से दिया जाता था, ट्रंप ने उसको ख़त्म कर दिया कि टैक्स पेयर्स का पैसा अमेरिका में अमेरिका की जनता पर खर्च होगा, जो मुफ्त में बांटा जाता है वो ख़त्म। ट्रंप ने अमेरिका को WHO से निकाल दिया है, और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से भी अलग कर सकते हैं, और नेटो के लिए उन्होंने कह दिया हमें इसकी जरूरत नहीं है नेटो की। और उन्होंने बहुत लंबी बात की, 90 मिनट की, प्रेसिडेंट पुतिन से बताया, इसको मीडिया में आकर के ट्वीट किए कि मेरी पुतिन से बात हुई है। अब जो हम बात कर रहे थे, प्राइम मिनिस्टर मोदी अमेरिका पहुंचे हुए थे, और प्राइम मिनिस्टर के उनसे बहुत अच्छे ताल्लुक आते हैं पहले के भी, लेकिन बड़ी जो महाशक्तियां हैं वो ताल्लुकात अलग तरह के रखती हैं, गिव एंड टेक वाले। अब प्राइम मिनिस्टर पहुंचे थे तो उन्होंने पहले से ही पूरा पैकेज लेकर के पहुंचे थे, और जाके बताया कि हमने अमेरिका की इन चीज़ों से टैक्स को कम कर दिया है, अब टैक्स जो हम पहले ले रहे थे वो हमने ख़त्म कर दिए। वो कुछ उम्मीदों के साथ गए थे, लेकिन शायद कोई उम्मीद पूरी हुई नहीं। कुछ सौदे हुए, जैसे F-35 फाइटर प्लेन भारत खरीदना चाहता, अमेरिका देने के लिए तैयार है। एलन मास्क कहते हैं कि ये कबाड़ है, F-35 जो है कबाड़ है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने प्राइम मिनिस्टर मोदी की मौजूदगी में ईवीएम को लेकर के ही बात की, और ये बड़ी अहम बात है। उन्होंने कहा अमेरिका में हम बैलेट पेपर से चुनाव कराएंगे, और भारत में भी ये ईवीएम नहीं होना चाहिए। ब्रिक्स को लेकर के उन्होंने मोदी की मौजूदगी में, लेकिन एक कमजोर आदमी और एक ताकतवर आदमी का जो बर्ताव होता है मुख्तलिफ होते हैं। कमजोर और गरीब सिर्फ फरियाद कर सकते हैं, हमेशा ख्याल रखें, और जो ताकतवर होते हैं वह हुक्म देते हैं। तो ट्रंप बहुत ताकतवर हैं, और जिस तरीके से वो चुनाव जीत करके आए तो उनकी शक्ति और ज़्यादा बढ़ गई है। ट्रंप का एक बहुत बड़ा फैसला वो लेने जा रहे हैं, और ये भारत के लिए सोचने वाली बात है। हम खास तौर से भारत के लिए बात करेंगे, सोचने वाली बात है। ट्रंप ने कहा है कि मैंने शी से बात कर ली है, यानी प्रेसिडेंट ऑफ चाइना से, और मैं पुतिन से बात करूंगा, और ये जो हमारे पास जो हथियार हैं इनकी हमें क्या ज़रूरत है,
इतने सारे हथियार, हम एक से एक खतरनाक हथियार, एक से एक महंगे हथियार बना रहे, क्या जरूरत है? ये पैसा हमारी जनता पर खर्च होना चाहिए। उन्होंने कहा जो भी हमारे पास हथियार है इनकी तादाद हम घटाएंगे और आधी करेंगे। अब भारत तो F-35 खरीदने जा रहा है वहां से, क्या करेंगे उसका भारत ला करके? चीन से आप लड़ नहीं सकते। हमारे जो फ्रंट है वो चाइना है, पाकिस्तान है, अब बांग्लादेश भी एक नया फ्रंट तैयार कर लिया है हमने। तो हम अगर थ्री फ्रंट की बात करें तो बांग्लादेश एक कमजोर मुल्क है, चाइना बहुत ताकतवर है, चाइना से हम लड़ नहीं सकते। पाकिस्तान से अगर जंग होती भी है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 हफ्ते लड़ सकते हैं आपस में, बाकी ना हमारे पास हथियार होंगे ना पाकिस्तान के पास हथियार होंगे। फिर ये जो डंडे लेकर के सुबह को पार्कों में, सड़कों पर और ट्रेनिंग लेते हुए दिखाई देते हैं, ये जाके लड़ेंगे वहां। ट्रंप ने पूरी दुनिया को एक बड़े जो सख्त संदेश देना शुरू किए हैं, वो अच्छे अच्छे खुशहाल संदेश है आने वाली दुनिया के लिए, अगर ऐसा कुछ होता है। क्योंकि अभी वो कह रहे हैं इसको करने में वक्त लगेगा, और अगर वो करते हैं तो दुनिया के वाहिद लीडर होंगे जो सच में अमन कायम करना चाहते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी की मौजूदगी में वहां पूछा गया, मोदी साहब चुपचाप बैठे रहे। पत्रकार ने प्रेसिडेंट ट्रंप से पूछा कि ये बांग्लादेश में जो सरकार गिरी है वो अमेरिकी डीप स्टेट, जॉर्ज सोरस, इन लोगों ने, CIA ने, इन लोगों ने बांग्लादेश की सरकार को गिरवाया। हमारे यहाँ का तो मौक़िफ़ है, हमारे यहाँ की सरकार और फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से बयान आते थे कि बांग्लादेश में जो हुकूमत शेख हसीना वाजिद की गिरी है वो अमेरिका ने गिरवाई, अमेरिकी डीप स्टेट ने गिरवाई है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर वहाँ चुप रहे और ट्रंप ने उसको बिल्कुल इनकार कर दिया, नहीं, देयर इज नो डीप स्टेट इन अमेरिका। तो हम बता रहे थे कि कमजोर आदमी से फरियाद कर सकता है। आपके लोग वहां से अभी भी हथकड़ी डल के आ रहे हैं, जबकि प्राइम मिनिस्टर मोदी मिल के आ रहे हैं उनसे। अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी प्रेसिडेंट ट्रंप से बात करते और कहते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप, हमारे लोगों के साथ आप अच्छा बर्ताव करो, मेरा आपसे आग्रह है, हमारे लोगों को आप हथकड़ियां डाल करके उनके सरों से पगड़ियां उतार करके न भेजें। तो मैं जाती तौर पर यह मानता हूं कि ऐसा नहीं होता कि फिर बाद में दोबारा से एक बार भी हमारे लोग इस हाल में आते। अब एक बहुत बड़ी जो बेचैनी थी अरब मुल्कों में वो थी गाजा को लेकर के। 15 महीने से वहां जंग चल रही थी, सीज फायर हुआ है ट्रंप के आने से एक दिन पहले 19 जनवरी को। 20 जनवरी को ट्रंप ने अपना कार्यभार संभाला। 42 दिन के लिए फर्स्ट फेज का सीज फायर है, सेकेंड फेज फिर 42 दिन का, थर्ड फेज फिर 42 दिन का। पहले फेज में बंदियों की अदला बदली और कुछ जगहों से इसराइल की फौज का वापस आना था, और गाजा के इलाकों में, वेस्ट बैंक के इलाकों में खाने पीने का सामान, रसद का सामान, दवाइयाँ, ये सब पहुंचना। तो छठे फेज में पांचवें पहले फेज के 5वें दौर में बंदियों का तबादला भी हफ्ते के रोज हुआ है। खुशाइन बात है ये, क्योंकि इसको लेकर के बहुत सारी बातें होने लगी थी। ट्रंप ने जब ये बयान दे दिया कि गाजा को हम खाली कराएंगे और वहां के लोगों को इजिप्ट और मिस्र और बाकी अरब मुल्क जो है वो अपने यहाँ ले लें, तो फिर पूरी दुनिया से इसके खिलाफ एकदम से आवाज उठी। और एक भी मुल्क ऐसा नहीं था जिसने इसके खिलाफ आवाज न उठाई हो कि ट्रंप जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए और नहीं होगा। फिर बाद में जो प्रेस सेक्रेटरी है प्रेसिडेंट ट्रंप की, उनका बयान आया, उन्होंने कहा कि अभी ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है, और बस ऐसे ही हम ऐसा चाह रहे थे कि ऐसा हो जाए।
खैर वो चेक करते हैं कभी कभी बड़े लोग पॉसिबिलिटीज क्या हैं। तो शायद ट्रंप ने पॉसिबिलिटी देखी हो। और फर्स्ट फेज में 5वीं बार बंदियों की अदला बदली हुई है दोनों तरफ से। इसराइल की कोशिश ये रही कि किसी तरह से इसको इंटरप्ट कर दें और ये सीज फायर टूट जाए, लेकिन अरब देशों का, अरब मुल्कों का बड़ा प्रेशर रहा है अमेरिका के ऊपर, और चीज़ें अभी तक तो नॉर्मल है, सब कुछ ठीक ठाक है। इस वक्त अमेरिकी फॉरेन सेक्रेटरी मार्को रूबियो ये पहुंचे हुए हैं अरब के दौरे पर। पहले इसराइल पहुंचे थे, फिर जॉर्डन, इजिप्ट, और इस वक्त वो सऊदी अरब पहुंचे हुए हैं। अब सऊदी अरब में हो रहा है कमाल, जिसको कमाल कहते हैं, चमत्कार। 2021 के बाद से पहली बार रशिया के फॉरेन मिनिस्टर और अमेरिका के फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो की मुलाकात आज हो रही है। यह हिस्टोरिकल है जो आज की मुलाकात है, बहुत अहम, पूरी दुनिया के लिए बहुत अहम है। इसमें तय होगा यूक्रेन जंगबंदी का मामला, और यहां पर सऊदी अरब के साथ अमेरिकी फॉरेन सेक्रेटरी की बातचीत होगी, वो होगी गाजा में आगे की जो मामलात रहेंगे उस पर। मार्को रूबियो ने सऊदी अरब पहुंचने के बाद बयान दिया, उन्होंने कहा कि जिस तरह से सीज फायर तय हुआ है उसी तरह से वो होगा मुकम्मल, और सेकंड फेज इसका लागू होगा बिना किसी रुकावट के। क्योंकि अब सऊदी अरब इसमें बीच में है, और मार्को रूबियो ने अरब के मुल्कों से, सऊदी अरब से पूरा प्रस्ताव मांगा है कि गाजा को किस तरह से रिबिल्ड करना है, किस तरह से रिहेबिलिटेट करना है, और आगे का प्रोसेस जो होगा उसके बारे में आपका जो प्रस्ताव है वो आप प्रस्ताव दे दें। तो सऊदी अरब ने भी कई सारे प्रस्ताव तैयार करके रखे हुए हैं, और अरब मुल्कों के फॉरेन सेक्रेटरीज की मुलाकात 20 तारीख को, इसी महीने 20 फरवरी को होने जा रही है, जिसमें गाजा ही डिस्कस होगा। तो आज जो मीटिंग होने जा रही है वो है रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लारोव और अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के फॉरेन सेक्रेटरी, और बहुत सारे बड़े यहाँ पर जिम्मेदार आए हुए हैं। अमेरिकी इंटेलिजेंस से भी हैं, ऐसी रशिया के जो इंटेलिजेंस चीफ हैं, प्रेसिडेंट पुतिन के बहुत करीबी हैं, वो पहुंचे हुए हैं सऊदी अरब, और इनकी मुलाकात हो रही है किस सिलसिले से, यूक्रेन। अब यूक्रेन का यूरोप का फैसला हो रहा है सऊदी अरब में, और वहाँ यूरोप नहीं है, यूक्रेन का फैसला हो रहा है, और वहाँ जेलेंस्की नहीं है। बिना इनकी मौजूदगी के, बिना इनसे बात किए हुए प्रेसिडेंट पुतिन और प्रेसिडेंट ट्रंप की टीमें यहाँ पर डिस्कस करने जा रही हैं यूक्रेन वॉर को लेकर के, जंगबंदी के मामला को लेकर, क्योंकि ये जंगबंदी होनी ही है। ट्रंप के लिए भी बहुत जरूरी है, और पुतिन और पूरी दुनिया के लिए। अब इससे परेशानी किसको है? यूरोप को। सारे यूरोप के मुल्क बिल्कुल तनहा छोड़ दिए पुतिन ने, ट्रंप ने। और बाइडेन की जो हुकूमत थी उसने जो असेसमेंट किया था कि 15 दिन के अंदर ये सब जंग खत्म हो जाएगी, और तो बाद में फिर हम हमला करेंगे सब मिल करके रशिया पर, और रशिया को तोड़ देंगे, रशिया की मईशत खराब हो जाएगी, और पुतिन को सत्ता से बेदखल कर देंगे। लेकिन कुछ नहीं हो सका। रूस ने बहुत खामोशी के साथ, बहुत इंटेलिजेंटली जंग लड़ी, धीमे धीमे, जैसे वार्म अप करते हैं वो वार्म अप करते हैं, और इनका पूरा सब जो कुछ था सब खर्च कराया। बिल्कुल कहीं भी एक भी बार प्रेसिडेंट पुतिन पैनिक में नहीं हुए। अब ये पूरा यूरोप के मुल्क परेशान है, खासतौर से जर्मनी वगैरह, फ्रांस, जर्मनी, क्योंकि यूरोप में भी पुतिन के भी चाहने वाले मौजूद हैं, ट्रंप के भी हैं। जो ट्रंप के चाहने वाले हैं वो पुतिन के चाहने वाले हैं, हंगरी हो या बाकी मुल्क।
और सारे मुल्क यूरोप के वो नेटो का हिस्सा नहीं है। जो नेटो का हिस्सा नहीं है वो ट्रंप के साथ हैं या पुतिन के साथ हैं या चाइना के साथ हैं। चाइना ने अपने दरवाजे खोल दिए। जब से टैरिफ की बात अमेरिका की आई है तो उन्होंने कह दिया कि हम हर तरह की मदद करने के लिए तैयार हैं। एक और मामला था, वो था ईरान। ईरान को लेकर के ट्रंप का एक बड़ा बहुत अच्छा बयान आया। उन्होंने कहा कि ईरान कोई एटम बम नहीं बनाने जा रहा है, और बाइडेन की हुकूमत ने जो प्रोपेगेंडा किया था वो दुश्मनी में किया था। ये देखें, इस तरह की बात कहना, इस तरह के बयान देना कोई आसान नहीं है किसी के लिए। हमारे देश में तो, भारत में तो फौरन कह देंगे कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इस पर बोल कैसे गए राहुल गांधी, ये गद्दार आदमी है। जो भी बोल देगा गद्दार बता दिया जाएगा उसको। लेकिन उन्होंने कहा कि ये सब ईरान को लेकर के जितनी बातें हो रही थी मीडिया में और बयान आ रहे थे हुकूमत की तरफ से, ये सब ईरान से दुश्मनी में बाइडेन की हुकूमत कर रही थी, और मैं ईरान के साथ डील करने के लिए तैयार हूं। अब और एक और बड़ी खबर सुन ले, ये हम CNN से कोट करके आपको बता रहे हैं, बहुत बड़ी खबर है ये। ईरान के साथ अमेरिका की ट्रंप की डील कराने के लिए बातचीत कर रहा है सऊदी अरब, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। हम बता रहे हैं आपको कोट करके, CNN ने पूरी स्टोरी विस्तार से पब्लिश की हुई है। तो ये जो दुनिया है, इसमें ट्रंप के आने के बाद देखें बहुत सारे सिस्टम गिरने जा रहे हैं, बहुत कुछ तब्दीली आने जा रही है। यहां भारत के लिए बड़े चैलेंज खड़े हो गए, भारत की हुकूमत के लिए। जिस तरह की हुकूमत हमारे यहाँ पर है और हम जो देख रहे हैं, आप देखें चारों तरफ क्या हाल है। मुल्क को कोई तरक्की से कोई मतलब नहीं है। सरकार को अपने खर्चे चलाने, देश चलाना है, तो उसके लिए टैक्स मौजूद है उस पर, उसके पास। जनता से टैक्स वसूलो और हुकूमत चलाओ। सरकार को कोई काम नहीं करना। रेलवे से पैसा कैसे आएगा, एविएशन से कैसे आएगा, माइनिंग से कैसे पैसा हासिल करें, टेली कम्युनिकेशन से कैसे पैसा हासिल करें, कोई पॉलिसी नहीं है सरकार के पास। और एक ही प्रोग्राम है, वो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस। जनता पे टैक्स लगा दो, टैक्स वसूलो और अपना हुकूमत चलाते रहो। 85 करोड़ लोग आपने बना दिए 5 किलो के थैले वाले। तो RSS मॉडल ऑफ गवर्नेंस जो है भारत के अंदर, वो तो देश की जनता के बेहद खिलाफ है, बहुत खराब है। लेकिन जनता इसमें जीने की आदी होती जा रही है धीरे धीरे। वो बोलते नहीं, कहते नहीं कुछ भी। मीडिया पूरी तरह से, मेन स्ट्रीम का मीडिया वो RSS का मीडिया है, इसको गोदी मीडिया कहते हैं। मीडिया के लिए बजट आप सुनकर के हैरान रह जाएंगे। 15,000 से 17,000 करोड़ रुपया रखा गया बजट में, जो प्रचार के लिए सरकार अपना खर्च करेगी और मीडिया को दिया जाएगा। ये 15 से 17,000 करोड़ पूरा मीडिया सरकार के जेब में रखा रहे। सरकार के जो विज्ञापन भी है वो भी खबर हो। जनता के साल में कोई मतलब नहीं किसी को। अभी मोहन भागवत का बयान था 2 दिन पहले, वो कह रहे हैं कि हमारा उद्देश्य, संघ का उद्देश्य भारत में हिंदुओं को एकजुट करना है। हिंदुओं को, देशवासियों को नहीं, हिंदुओं को। हिंदुओं को एकजुट करके क्या करेंगे आप? किसका क्या मतलब? प्रोग्राम कुछ होना चाहिए ना, बताएं देश की जनता को, बाकी को। कार्यक्रम क्या है आपके? समान नागरिक संहिता, राम मंदिर, 370, एक देश एक चुनाव, RSS का संविधान, क्या आपके कार्यक्रम? पूरा एक लेआउट देश के सामने रखना चाहिए संघ को। देश की, भारत के, ट्रंप कह रहे हैं हम अपनी जनता, अमेरिका ग्रेट अगेन को बनाने में लग गए, और उन्होंने दुनिया भर पर टैक्स लगाना शुरू कर दिया। रेसिप्रोकल टैक्स की बात कर दी, जो जितना हम पे टैक्स लगाएगा हम उस पर इतना टैक्स लगाएंगे।
ये टैक्सेस का नुकसान भारत को होने जा रहा है। अब ये देखिए, दुनिया जो है 1947 वाली नहीं है इस वक्त। आज की जो दुनिया है वो बिल्कुल आ गई। अब ये ट्रंप का हम कह सकते हैं ट्रंप एरा, 4 साल जो हुकूमत रहेगी ट्रंप की, जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं और जो बयान सामने आ रहे हैं, तो उसमें तो दुनिया बिल्कुल तब्दील हो जाएगी। तो कह रहे हैं हमें हथियारों की जरूरत ही नहीं है, क्या करेंगे इन हथियारों का। और भारत F-35, और एलन मस्क कह रहे हैं ये कबाड़ है F-35, तो ये कबाड़ खरीद के हम क्या करेंगे, हमारा तेजस ही नहीं उड़ के दे रहा है। 1983 से तेजस का बनाने का चल रहा है, स्वदेशी भारत की टेक्नोलॉजी से बना हुआ भारत का स्व निर्मित तेजस। उसके इंजन खरीदने थे अमेरिका से, अमेरिकी कंपनी से, वो इंजन ही नहीं दिया उन्होंने। और जो पैसा भारत ने दिया था वो पैसा ही वापस देने से मना कर दिया कि हम पैसा भी नहीं दे रहे आपको। अब हम अमेरिका से F-35 खरीदेंगे। पाकिस्तान पाकिस्तान के जो पायलट हैं चाइना में, चाइना 6th जनरेशन का प्लेन बना करके उड़ा चुका है हवा में, 6ठी पीढ़ी का। पूरी दुनिया हैरान कर दी उसने, 6ठी पीढ़ी का फाइटर प्लेन बना के। पाकिस्तान के पायलट चाइना में फिर 5वीं जनरेशन के फाइटर प्लेन उड़ाने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। और जिस तरह का ऑर्शनिक मिसाइल है रशिया का, नॉन कन्वेंशनल नॉन न्यूक्लियर वेपन्स में सबसे खतरनाक वेपन माना जाता है उसको, ऑर्शनिक को। एक बार उन्होंने इस्तेमाल किया अभी यूक्रेन की जंग में, जिसके बाद पूरे यूरोप में सन्नाटा छा गया। अब खबर यह है कि पाकिस्तान भी बना रहा है, जिसकी रेंज 18,000 किलोमीटर शायद, जैसा मीडिया में रिपोर्ट है। हम क्या कर रहे हैं, भगदड़ हमसे नहीं रुक पा रही है। 5 किलो का थैला दे रहे हैं लोगों को। इलेक्शन में क्या हो रहे हैं कोई पता नहीं, ईवीएम से गड़बड़ी हो रही है या वोटर लिस्ट से लोगों के नाम कटवा करके वोट खत्म करा के चुनाव जीते जा रहे हैं। हमें चुनाव जीतना है और अपनी हुकूमत बनाए रखनी है सिर्फ। बाकी जनता है, जनता को हम बहका देंगे, बहला देंगे। और मीडिया ही हमारे साथ वो उछल उछल करके कूद कूद करके बताएगा 12.5 लाख रुपए तक पे इनकम टैक्स नहीं लगेगा। बड़ा कारनामा, इतना बड़ा कारनामा कर दिया सरकार ने बस। और 12.5 लाख रुपए की इनकम किसकी हो रही है भारत में? 25,000 रुपए महीना कमाने वाले लोग भारत में, वो 10% जो एलीट क्लास है अमीरों की, उसमें शामिल होते हैं, जो 25,000 रुपए महीना कमा रहे हैं। 2.25 करोड़ लोग भारत में इनकम टैक्स देते हैं। 1,66,00,000 तकरीबन 1,70,00,000 मान लिया, वो इनकम टैक्स देते हैं। बाकी सारी जो जनता सरकार की आमदनी है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस से, हर चीज पर जीएसटी लगाइए, बढ़ाइए। खाने पीने का सामान हो, दवाएं हो, जो भी चीज है, कृषि से जुड़े हुए उपक्रम है, सब पे टैक्स बढ़ाइए, वहां से पैसा लीजिए। और बाकी ये है कि आप गंगा नहाएं और राम मंदिर के दर्शन करना जाए, आपकी कोई समस्या है ही नहीं फिर। लेकिन ये दुनिया, अब जो ट्रंप ने, मतलब आप देखें, एक आदमी वो बोल रहा है कि इन हथियारों की जरूरत क्या है, और सच में क्या जरूरत है हथियारों की। इंसानों को ये जो खतरनाक खतरनाक न्यूक्लियर वेपन और तमाम पता नहीं क्या क्या बनाकर काय के लिए, क्योंकि आपकी नीयतें खराब रहती है शुरू ही से। कब्जा करना चाहते हैं एक दूसरे पर, एक दूसरे की दौलत छीन करके, हड़प के अपने लिए, अपने अपनों के लिए खर्च करना चाहते हैं, इकट्ठा करके छोड़ जाना चाहते हैं कि हमारे बाद के भी 7 8 10 पीढ़ियां वो उनको बरसें, कुछ ना करना पड़े। 15 15 लाख के सूट आपको पहनने को मिल जाए, इससे अच्छी जिंदगी और क्या होगी।
क्या बेचते थे, आप कौन क्या करते थे, किसी को क्या पता। लेकिन आज तो आप देखें, आपसे किसका मुकाबला हो सकता है। बाकी रही जनता, तो जनता जिए हमारे, कौन पूछ रहा है, चाहे वो कुंभ की भगदड़ों में काम आ जाए या फिर रेलवे स्टेशन पर 5 किलो का थैला हम आपको दे रहे हैं, ये कम है कोई। गाजा में कोई भी, गाजा से कोई भी फलस्तीनी कहीं नहीं जाने वाला है। सऊदी अरब का कल का बयान है, कोई कहीं नहीं जाने वाला है, सब वहीं रहेंगे। और जैसा मैंने आपको बताया, इस वक्त सारा दारोमदार मिडिल ईस्ट का वो सब सऊदी अरब के ऊपर है। एक मामला हुआ था सीरिया में हुकूमत का, जो हुकूमत तब्दील हुई थी, असद बशर को हुकूमत से बाहर करके मोहम्मद जोलानी वहां प्रेसिडेंट बने। तो वह सबका मिला हुआ एक कार्यक्रम था, साझा कार्यक्रम। कभी कभी कुछ ऐसे काम भी करने पड़ते हैं जो अपनों को भी साइडलाइन करना पड़ता है। ये असद बशर के बारे में बाद में जानकारियां सब ये पब्लिक हुई और जानकारियां हासिल हुई कि वो डबल क्रॉस कर रहे थे। वो इसराइल के साथ मिले हुए थे, अमेरिका के साथ मिले हुए थे, और रशिया के साथ भी थे, ईरान के साथ भी थे, हमास के साथ भी थे, हिजबुल्लाह के साथ भी थे, सबके साथ थे। वो रात में जाकर के, जिस वक्त गाजा में भयानक दिन चल रही थी, भयानक बमबारी हो रही थी, वो रात में जाकर के खामोशी के साथ तेल अवीव में नेतन्याहू से मुलाकात करके आए। इसकी जानकारियां फिर वो सबको हासिल हो गई, जिसके बाद उनको हुकूमत से हटाने का फैसला लिया गया। और उस फैसले में सारे अरब मुल्क, रशिया, ईरान सब शामिल रहे, बशमूल तुर्की, सभी शामिल रहे। अच्छा, तुर्की का तो उसमें बहुत अहम रोल था। अब ये तुर्की के प्रेसिडेंट पाकिस्तान पहुंचे हुए थे। पाकिस्तान और तुर्की मिलकर के फिफ्थ जनरेशन के फाइटर प्लेन बना रहे हैं। आप देखें दुनिया कहां से कहां जा रही है। हम घिरे हुए बैठे हैं, हमारे ताल्लुकात बांग्लादेश के साथ खराब, श्रीलंका के साथ अच्छे नहीं, मालदीव के साथ अच्छे नहीं, नेपाल के साथ अच्छे नहीं, चाइना के साथ अच्छे नहीं, पाकिस्तान के साथ तो दुश्मनी वाला मामला चलते ही रहता है। अफगानिस्तान के साथ अभी तक पटरी पर नहीं आए। वह हम तालिबान को आतंकवादी कहते हैं, वह आतंकवादियों की हुकूमत आ गई। अब आतंकवादियों से हाथ मिलाइए, जाइए, मिलिए, करिए बात उनसे। पूरा मीडिया भारत का अब उन आतंकवादियों से जब बातचीत होगी, जब उनके साथ बैठेंगे और जब आगे चल के उनसे पाबंदियां हटेंगी हटेंगी कभी तो, और वो आया करेंगे भारत, तब क्या होगा। ये मीडिया हमारा किस तरह से बात करेगा, किस मुंह से बात करेगा। तो ये तमाम चीजें हैं दुनिया में। हमको अपना घर देखना चाहिए था, लेकिन हम पिछले 10 साल से तो पता नहीं कौन सी ट्रैक पर भारत चल रहा है। फिल्में बन रही हैं, हिंदुत्ववादी फिल्में, पूरा एजेंडा प्रोपेगेंडा फिल्म है। एक कम्युनिटी के खिलाफ आरएसएस इकट्ठा करने में लगा हुआ है तमाम हिंदुओं को। हमको हिंदुओं को एकत्रित करना है। बाकी जो हिंदुस्तान में रह रहे हैं, एससी, एसटी, आदिवासी, माइनॉरिटी, इनका क्या करना है। इनको अब ले जाकर अरब सागर में गिराओ, डुबोगे, क्या करोगे इनका। और ट्रंप, अब देखें, नेतन्याहू ने, दो ही मुल्क हैं दुनिया में, वो यहूदियों को इकट्ठा करना था नेतन्याहू को, उसने पूरी सब बुला लिए, और ग्रेटर इसराइल को बनाना था। 15 महीने में हमास को नहीं हरा सका। सुपर पावर जो बनते थे खुद को, और जिसकी इतनी बातें होती थी, ये टेक्नोलॉजी, वो टेक्नोलॉजी, ऐसा है वैसा है। अमेरिका के हथियार न हो तो ये हिजबुल्लाह और हमास ये 24 घंटे के अंदर पूरा इसराइल अपने कब्जे में ले लेंगे। अमेरिका की मदद हासिल न हो अगर इसराइल को, तो उधर इसराइल को, नेतन्याहू को ग्रेटर इसराइल बनाना है, इधर मोहन भागवत को, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। इस दुनिया में दो ही ऐसे मुल्क दिखाई दे रहे हैं जो बहुत ही सख्ती के साथ धार्मिक एजेंडे के ऊपर काम कर रहे हैं, और कोई फिक्र नहीं है उसे, उन्हें इसके लिए
कोई क्राइम होता है, कुछ होता है, होता रहे, पूरा गाजा तबाह कर दिया। 60-70% इमारतें वहां तहस नहस कर दी हैं। अब वो बनाएंगे अरब के मुल्क, कह दिया 5 साल लगेंगे लेकिन हम इनको करेंगे, रिवोल्ट करेंगे। और उसमें कतर, सऊदी अरब, ओमान, बहरीन, यूएई, ये सब पैसा देंगे। सैकड़ों अस्पताल बनाए जाने, मलेशिया, इंडोनेशिया ने कह दिया अस्पताल वगैरह बनाने के लिए और कॉलेज बनाने के लिए, मस्जिदें दोबारा से तामीर कराने के लिए। 5 साल का वक्त उसमें तकरीबन लगेगा, ऐसा सऊदी अरब की तरफ से कहा गया है। और आज जो मुलाकात हो रही है रशिया की और अमेरिका के फॉरेन मिनिस्ट्री के बड़े लोगों की, और अमेरिका और रशिया के बड़े लोगों की सऊदी अरब में, उसके उस वक्त तय होने जा रहा है प्रेसिडेंट पुतिन और प्रेसिडेंट ट्रंप की मुलाकात का। यहाँ ये हम थोड़ा और बता दें आपको कि अभी उम्मीद ये है कि विद इन 15 डेज, अगले 15 दिन के अंदर प्रेसिडेंट पुतिन और प्रेसिडेंट ट्रंप दोनों मिलेंगे सऊदी अरब के अंदर। आज की मुलाकात में इसका भी पूरा लेआउट तैयार हो जाएगा, क्योंकि बहुत जल्दी ट्रंप की कोशिश है कि बहुत जल्द वो प्रेसिडेंट शी से मुलाकात करें। आज दुनिया की 2 बड़ी सुपर पावर हैं। अमेरिका सुपर पावर ऑलरेडी है ही, लेकिन अल्टरनेट के तौर पर चाइना भी सुपर पावर है, और रशिया अपने आप में एक बड़ी सुपर पावर है। अब ट्रंप कह रहे हैं कि हमें तो रूस के साथ दोस्ती है हमारी, चाइना से हमारा कोई झगड़ा नहीं, और हम मिलकर के कारोबार करेंगे। अब भारत क्या करेगा उसमें? वो अमेरिका के ग्रुप में रहेगा, ब्रिक्स में चाइना के साथ रहेगा या रूस के साथ रहेगा? अमेरिका ने तो कह दिया हमसे तेल खरीदो, आप रूस से तेल मत खरीदो, ईरान से तेल मत खरीदिए। अब ये भारत क्या करेगा? भारत के लोग हाथों में हथकड़ी डल के आ रहे हैं अमेरिका से। कोई हमारी पोजीशन नहीं है, कोई हमारे पास फॉरेन फॉरेन पॉलिसी के लेवल पर कोई प्रोग्राम नहीं है। टोटल फेलियर। अडानी के मुद्दे पर सवाल कर लिया, प्रधानमंत्री मोदी तिलमिला करके रह गए वहां पर, ऐसे हाथ हिला करके बात कर रहे थे जैसे आप गांव देहात में औरतों को देखें लड़ाइयां हो जाती हैं उनमें, तो वो ऐसा करती हैं कि तेरी माँ भाग गई थी, कि तेरी दादी भाग गई थी, तेरी फूफी भाग कर चली गई फलाने के साथ। और गालियां बकना बाकी था प्रधानमंत्री मोदी को वहां। एक सवाल का जवाब नहीं दे पाए वो अडानी के ऊपर। करप्शन पे करप्ट प्रैक्टिसेस करके अडानी ने अपना कारोबार खड़ा किया है। और ये गुजरात के जो लोग आ रहे हैं, ये अहमदाबाद में उतरना चाहिए थे। जो प्लेन आ रहे हैं अमृतसर में क्यों उतार रहे हैं आप अमेरिका से आने वाले जहाजों को? इसमें गुजराती भी तो हैं बहुत सारे। और ये गुजराती वो लोग हैं जो पिछले 25 साल से प्रधानमंत्री मोदी कभी मुख्यमंत्री थे, कभी प्रधानमंत्री, 22-23 साल से वो हुकूमत में है। गुजरात के मुख्यमंत्री 12-13 साल थे, 11 साल से प्रधानमंत्री हैं भारत के। तो उनके राज्य के लोग इलीगल डंकी मार के, और प्रधानमंत्री मोदी वहां पर बयान दे रहे हैं कि हाँ गैर कानूनी तरीके से जो आए वो तो निकाले जाएंगे। बस जयशंकर पार्लियामेंट के अंदर, ये गए क्यों थे यहाँ से इलीगल तरीके से? सरकार ये बताए ना, गए क्यों? आपने यहाँ कौन सा कारोबार उनके लिए छोड़ा है? क्या करेंगे वो? यहाँ आ भी जाएंगे, क्या करेंगे? कोई काम धंधा किसी के लिए है? जो पढ़े लिखे हैं वो भागे मारे मारे फिर रहे हैं सड़कों पर। पुलिस की भर्ती में जाते हैं, किसी की टांग टूट जाती है, किसी का कुछ होता है, इम्तिहान हो जाते हैं, रिजल्ट नहीं आते, पेपर आउट हो जाते हैं, आए दिन परीक्षाएं आउट होती, लीक हो जाते हैं पेपर। चुनावों का कोई अता पता नहीं है, सही हो रहे हैं, गलत हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं। तो देश को संभाले सरकार। देश को संभालना बहुत जरूरी इसलिए है कि अब जो हमारा वॉल्यूम है, भारत का जो वॉल्यूम है, इस पर प्रेशर पड़ने वाला है। इंटरनेशनल अगर जो इकोनॉमिक्स को समझते हैं, ट्रेड को समझते हैं, वो ये तमाम चीजें वो समझ करके परेशान होंगे सभी।
हमारा टोटल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर दम पड़ा हुआ है, कोई इंडस्ट्री हमारी कमा के नहीं दे रही, सब नुकसान में। शेयर बाजार में आप देखें हाहाकार मचा हुआ है। पिछले 20-25 दिन का 3 महीने से शेयर बाजार में गिरावट है, मुस्तकिल गिरावट है। 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा अभी डूब गए 12-15 दिन के अंदर, जनता के, निवेशकों के, और मिडिल क्लास के सब निवेशक हैं ज्यादातर वहां पर। 70-80% निवेशक जो इन्वेस्टर हैं शेयर बाजार में वो सब मिडिल क्लास से हैं। अब 20-22 करोड़ रुपया डूब जाए, आम आदमी का क्या हालत होगी? कितने लोग तबाह बर्बाद हो रहे हैं। मनरेगा का बजट कम, स्वास्थ्य का कोई अता पता नहीं है, पता नहीं कितने हॉस्पिटल बना दिए, कितनी यूनिवर्सिटी बना दिए, इतने सारे कार्यक्रम घोषित किए गए 26 मई 2014 से अब तक। कोई एक जगह मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, स्मार्ट सिटी, आदर्श ग्राम। अब जो भारत जैसी बड़े मुल्क पर, दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क है, 2600 बच्चे हर घंटे में पैदा हो रहे हैं भारत के अंदर। अब जब इस मुल्क पर आर्थिक बोझ आने वाला है, जो कि आने वाला ही है, कैसे संभालेगी भारत की इकोनॉमी? कितना टैक्स बढ़ाएंगे आप जनता पर? आपके अपने इदारे तो कमा नहीं रहे ना कुछ भी। अच्छा, जो एलीट क्लास है उसको कोई परवाह नहीं है किसी की, वो सरकार के साथ खड़ी हुई है, उसे गरीब आवाम से कोई मतलब नहीं, कोई वास्ता नहीं। तो ये चंद जानकारियां थी, खबरें थी, रिपोर्ट थी, जो हमने यहाँ अपनी इस एक बड़ी रिपोर्ट में बताने की कोशिश की है कि दुनिया में बहुत कुछ बदलने जा रहा है ट्रंप के आने के बाद। अब ट्रंप और पुतिन की जल्दी मुलाकात सऊदी अरब में होनी है। आज उनके फॉरेन मिनिस्टर्स मिल रहे हैं। ख्वाजा का मामला, खुदा का शुक्र है कि वहाँ सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक है, सारी चीज़ें सेटल्ड हो रही हैं। ईरान के बारे में सऊदी अरब बातचीत कर रहा है कि ट्रंप की ईरान के साथ न्यूक्लियर डील हो जाए। ये देखें, ये चीन का किया हुआ है सब, न जाने किससे खुदा काम ले। चाइना ने पिछले साल जनवरी के महीने में सऊदी अरब और ईरान के दरमियान जो मामला तय सब तय करा दिया, उसके बाद से ये 15 महीने की जंग चली है। 15 महीने में सारे मुल्क, जितने मुस्लिम मुल्क हैं, सब एक सतह पर रहे, एक पेज पर रहे। हमने एक स्टोरी भी छापी है, अभी उर्दू में है, वो आप पढ़ सकते हैं www.tcjung.com पर। एक पेज, एक सतह पर, एक पेज पर सारे अरब ममालिक। ये एक करिश्मा जैसा है, पूरी दुनिया के तमाम मुस्लिम ममालिक एक पेज पर रहे, कोई किसी लेवल पर ना इत्तेफाकी नहीं हुई। प्रेशर बहुत आए, सऊदी अरब के ऊपर ही प्रेशर था। ईरान को बार बार नेतन्याहू और बाइडेन कोशिश कर रहे थे कि जंग में उलझा दें कैसी। ये इतनी लंबी जो जंग चली है वो बाइडेन की वजह से चली है। तो बाइडेन की कोशिश ये थी कि ये जंग इसराइल से बाहर निकल के फैल जाए, ये जॉर्डन में पहुंचे, ये ईरान में पहुंचे, लेकिन वो बहुत ही अच्छे तरीके से ईरान ने हैंडल किया उसको, जबकि बहुत भारी नुकसान ईरान का हो गया है। इस जंग में बहुत भारी नुकसान हुआ है। शुक्रिया आप सभी का।